हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मूविंग पुली पे बात की थी कि अगर पुली भी मूव कर रही है तो कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम अप्लाई करते हैं। कुछ मदद हम कंस्टेंट मोशन की लेते हैं, कंस्टेंट मोशन से और एक्सीलरेशन में रिलेशन लाते हैं एंड देन वी अप्लाई द एफ इक्वल टू एम ए। तो ये पुली मास सिस्टम बच्चों अपना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में यहाँ पे अपन शुरू करते हैं। इसमें जो है रेफरेंस फ्रेम क्या है और एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपना चैप्टर का लास्ट है बिल्कुल, कि स्यूडो फोर्स क्या होता है और व्हाट टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम आर देयर। इज इट क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले बात शुरू करें अपन रेफरेंस फ्रेम से। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है इस बारे में अपन समझते हैं। इज इट क्लियर? तो सीधा सा कंसेप्ट है कि रेफरेंस फ्रेम का मतलब है कोई भी वो जगह है जहां पे खड़े होकर के जहां से हम किसी भी पार्टिकल की मोशन को देखते हैं, उस जगह को अपन रेफरेंस फ्रेम कहते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए बच्चों, सभी क्वेश्चंस में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था वो क्या था? अर्थ होती थी। इज इट क्लियर? तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब कोई भी वो जगह जहां पे अपन खुद को सिचुएटेड मान के और सामने वाले पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, सभी क्वेश्चंस में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? ग्राउंड था। ग्राउंड पे खड़े होकर हमने सारी मोशंस ऑब्जर्व की। एक्चुअली बच्चों दो टाइप के रेफरेंस फ्रेम होते हैं। पहला है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दो टाइप के रेफरेंस फ्रेम होते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, पहले बात करें व्हाट इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो देखिए रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, इसका पूरा रिलेशन उस रेफरेंस फ्रेम के मोशन से नहीं होता है, उसके एक्सीलरेशन से होता है। ध्यान देना, व्हाट आई वांट टू से, सपोज एक कार है ये, और इस कार में एक आदमी खड़ा हुआ है और ये कार बी है, ये ए मान लें अपन, ये कार बी है। अब पहले आदमी के लिए कार ए रेफरेंस फ्रेम है क्योंकि वो कार ए में खड़ा होकर मोशन को देखेगा, और दूसरे पर्सन के लिए कार बी वो उसका रेफरेंस फ्रेम है। अब देखिए, कोई भी रेफरेंस फ्रेम अगर एक्सीलरेटेड नहीं है, ध्यान देना वर्डिंग्स पे, अगर कोई रेफरेंस फ्रेम एक्सीलरेटेड नहीं है, अब एक्सीलरेटेड नहीं है इसके दो केस हैं, या तो ये रेस्ट पे है या तो रेस्ट पे होगा, या अगर चल रहा है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ओके, इधर इट इज एट द रेस्ट और इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कहने का मतलब इसका एक्सीलरेशन जो है वो जीरो है। अगर ऐसा है, सपोज अगर किसी रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो है, तो ऐसे हो सकता है या तो वो रेस्ट पे हो बिल्कुल परमानेंट, जैसे ग्राउंड को अपन मानते हैं। रियलिटी में ग्राउंड रेस्ट पे नहीं होती, लेकिन अपन जब एनएलएम पढ़ते हैं तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ग्राउंड को रेस्ट पे मानते हैं। एक्चुअलिटी में ग्राउंड क्या करती है, अर्थ क्या करती है बताओ? रोटेशन करती है अपने एक्सिस के अबाउट, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि ग्राउंड रेस्ट पे है। एक्चुअलिटी की बात करें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड या अर्थ किस टाइप का रेफरेंस फ्रेम है, तो
अर्थ हमारा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं है, क्योंकि अर्थ रियलिटी में अगर बात करोगे तो अर्थ एक एक्सीलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम है, वो रोटेट होती है और रोटेशन के कारण क्या होगा कि हर पॉइंट एक्सीलरेट होता है। लेकिन हम अपने क्वेश्चंस में अभी तक ये मानते हुए किए थे, ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन वी एज्यूम दैट अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, सो अर्थ को हमने इस टाइप का रेफरेंस फ्रेम माना है। तो बच्चों इसको बोलते हैं अपन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो क्या डेफिनेशन हुई? ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या जो रेस्ट पे है, यानी एक वर्ड में कहेंगे तो जिसका एक्सीलरेशन जीरो है। अगर किसी रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो है तो फिर वो रेफरेंस फ्रेम एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है। और अगर बच्चों कोई रेफरेंस फ्रेम एक्सीलरेटेड है, ध्यान देना, अगर कोई रेफरेंस फ्रेम एक्सीलरेटेड है यानी एक्सीलरेशन है उसके पास में, तो फिर वो जो रेफरेंस फ्रेम है वो कौन सा है? इट इज कॉल्ड, अगर इस पे एक्सीलरेशन है मान लो, इट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। तो सबसे पहले तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझ में आया। रेफरेंस फ्रेम मतलब कोई भी वो जगह है, कोई भी जगह हो सकती है जहां हम खड़े होकर के, जहां हम अपने आप को सिचुएटेड माने और सामने वाले पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जगह हमारी रेफरेंस फ्रेम होगी। जैसे इस पर्सन के लिए कार ए रेफरेंस फ्रेम है और इस पर्सन के लिए कार बी रेफरेंस फ्रेम है। तो अगर कोई रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो फिर वो एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। और अगर कहीं मान लो रेफरेंस फ्रेम एक्सीलरेटेड हो रहा है तो वो कहलाता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, अब सुनो, दिक्कत यहां से शुरू होती है कि देखो जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, अब तक हमने काम किया था अर्थ पे, और अर्थ को हमने एक एज्यूम किया है, रियलिटी में तो नहीं है, लेकिन अर्थ के रोटेशन को हमने नहीं माना, अर्थ रोटेट हो रही है ये फैक्ट हमने नहीं माना, इसलिए अर्थ हमारे लिए एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम थी। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमेशा वैलिड होते हैं। देखिए आसानी से हमने F = ma लगाया हर बार, लेकिन अगर हम मोशन को एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखें तो फिर वहां NLM या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो गलत हो जाते हैं, दिक्कत करना शुरू करते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में NLM क्यों गलत होते हैं, ध्यान देना। तो इसके लिए देखो, सपोज ये ब्लॉक है A, ठीक है। अब एक पर्सन मान लो ग्राउंड पे खड़ा है, ध्यान से समझना ये एग्जांपल, इसको कह देते अपन P। एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा होकर के इस ब्लॉक की मोशन को ऑब्जर्व करेगा, देखना। और एक पर्सन इस कार में खड़ा हुआ है, ये कार मान लें Q, और कार एक्सीलरेट कर रही है। देखिए दोनों को समझना बड़े ध्यान से कि हमारे पास एक ब्लॉक है m मास का और ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक को एक तो P देखता है और एक Q देखता है। ध्यान से देखो, P ग्राउंड पे खड़ा हुआ है जो कि एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, और Q एक एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में है, यानी एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। दोनों इसकी मोशन को कैसे देखेंगे? फिलहाल हम P से बात करते हैं। इसका मैं FBD बनाऊं तो नीचे mg और ऊपर जो फोर्स होगा दैट विल बी नॉर्मल। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, यही फोर्स लग रहे हैं, और नॉर्मल इक्वल टू mg है, इसलिए ये ब्लॉक रेस्ट पे है। तो चलो पहले P से बात करते हैं। तो जब P से पूछा जाएगा कि व्हाट यू कैन सी,
सोचो, पी से पूछो कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, तो पी क्या कहेगा बताओ कि यार ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक जो है रेस्ट पे है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अब इससे पूछो कि ऐसा क्यों है, ब्लॉक रेस्ट पे क्यों है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि देखो दो फोर्स लग रहे हैं। पी क्या कहेगा इस कहानी को, पी से पूरी कहानी पूछोगे तो क्या कहेगा कि भाई पी रेस्ट, जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि ब्लॉक पे नीचे जो फोर्स लग रहा है वो है mg, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे वो है नॉर्मल n, और n इक्वल टू mg है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए ना तो ये वर्टिकली कहीं जा रहा है और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, इसलिए इस पे हॉरिजॉन्टल में भी कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ये बोलेगा पी। सोचना, पी से जब एक्सप्लेन कराओगे इस बात को कि ये क्यों रेस्ट पे, तो ये कहेगा कि वर्टिकल फोर्स तो बैलेंस हो रहे हैं, नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे ये रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। ये स्टेटमेंट होंगे पी के। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी देखना, कि अब अगर पहले पूछे हम क्यू से कि ब्लॉक की मोशन क्या नजर आ रही है, जरा सोचना ध्यान से, तुमने रिलेटिव पढ़ा है, यू ऑल हैव रीड अबाउट द रिलेटिव मोशन, तो पहले तो इससे पूछो कि क्या ब्लॉक रेस्ट पे है, सोचो, तो क्यू का जवाब क्या होगा, क्यू खुद इधर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो जब ये इस रेफरेंस फ्रेम में जाकर के और ब्लॉक को देखेगा, सोचना ये क्यू गाड़ी में खड़ा होकर के इस ब्लॉक को देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा, पहले तो ये सोचो। तो खुद को ऐसे सोचो कि मान लो हम क्यू हैं, हम मान लो गाड़ी में खड़े हुए हैं और हमारी गाड़ी ए एक्सीलरेशन से आगे जा रही है, तो हमको क्या दिखाई देगा उस ब्लॉक के बारे में, हमें इस ब्लॉक के बारे में ये दिखाई देगा कि हमारे रिलेटिव ये ब्लॉक इधर ए से नजर आएगा, हमारे रिलेटिव हमको ये ब्लॉक नजर आएगा कि ये ए एक्सीलरेशन से आगे आ रहा है। और अब इससे कहो कि यार इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, इस क्यू से कहो कि इस ब्लॉक पे, क्यू से पूछे हम कि ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F इक्वल टू एम ए लगाओ। अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F इक्वल टू एम ए लगाता है, सोचो, तो इससे पूछो कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स देखो हॉरिजॉन्टल तो फोर्स तो है नहीं भाई, फोर्स तो दो ही लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल एक mg, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, इक्वल टू इसका मास m है और बिल्कुल एक्सीलरेशन इसको a दिखाई दे रहा है। यहां दिक्कत हो गई क्या कि m इंटू ए, मास भी नॉन जीरो है, एक्सीलरेशन भी नॉन जीरो है, क्योंकि इसको दिखाई देगा कि ये एक्सीलरेट हो रहा है। तो इस ब्लॉक के पास मास है, इस ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन है, इसके रेफरेंस फ्रेम में बात कर रहा हूं मैं। क्यू से थोड़ा बात करो कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, ये कहेगा मुझे दिख रहा है कि ब्लॉक मेरे पास आ रहा है, इसको ब्लॉक अपने पास आता हुआ दिखाई देगा, कितने एक्सीलरेशन से बताओ, ए से। तो फिर इससे कहो कि ठीक है, तो इस पे F इक्वल टू एम ए लगाओ, इस पर्सन से कहो कि F इक्वल टू एम ए लगाओ, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि F तो इसको दिखाई देगा नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, इक्वल टू मास इसके पास है, और यानी दो नॉन जीरो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर के और जीरो आ रहा है, तो इसलिए यहां कुछ गड़बड़ हो गई। देखो तो बच्चों यही दिक्कत की मैं बात कर रहा था कि जब हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे किसी ब्लॉक की मोशन या किसी भी पार्टिकल की मोशन, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखोगे तो वहां जाके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी काम करें, इसके लिए हम एक यहां पे काम करते हैं, एनएलएम शुड स्टिल वर्क। रियलिटी तो यह है कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एनएलएम गलत हो गए। देखो ये क्लियर एक रॉन्ग इक्वेशन है, एक जीरो इक्वल टू दो नॉन जीरो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहा है, तो इनको कैसे सही करें, एनएलएम कैसे सही हो सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी फोर्स को अपन एक इमेजिन करते हैं, जिसको मैं नाम दूंगा वो है बच्चों स्यूडो फोर्स।
सूडो फोर्स क्या है यहां से मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। अब तक तुमने पढ़ा था कि ग्रेविटी का फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, ये रियल फोर्सेज है। लेकिन अब एक नया फोर्स हम यहां पे देख रहे हैं, वो है सूडो फोर्स। अब देखो हर एक चीज के पीछे रीजन है कि जैसे एक mg फोर्स है, mg कौन लगाती है? अर्थ लगाती है। नॉर्मल कि जब दो कॉन्टैक्ट सरफेस प्रेस हो रही है तो नॉर्मल लगता है। टेंशन स्ट्रिंग लगाती है, स्प्रिंग का फोर्स। ये सूडो फोर्स कौन लगाता है? तो सूडो फोर्स का कोई ओरिजिन नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी फोर्स है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। यू कैन नॉट डिफाइन कि सूडो फोर्स इसने लगाया, यू कैन नॉट डिफाइन। तो इसके बारे में तीन चीजें हैं बच्चों। पहली बात तो सूडो फोर्स कब लगाना है, ये सब क्यों कर रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि कभी भी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। देखना, हम अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सोचना, हम अगर किसी भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जाकर के और फिर पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व करें, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जाकर के और सामने वाले पार्टिकल की मोशन को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो तुम्हें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। mg, नॉर्मल, टेंशन जो फोर्स है वो तो लगेंगे ही, नो डाउट वो तो लगेंगे ही, लेकिन साथ में प्लस ध्यान रखना एक फोर्स और तुम्हें लगाना है। तो इसके बारे में तीन चीजें हैं वो हम नोट कर सकते हैं। पहली बात, व्हेन वी विल अप्लाई सूडो फोर्स, पहला क्वेश्चन। क्योंकि कई बच्चे क्या सूडो फोर्स पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन में सूडो फोर्स लगा देते हैं जबरदस्ती से, लेकिन सूडो फोर्स कब लगाना है? तो व्हेन वी विल अप्लाई सूडो फोर्स, ये नोट कर सकते हैं पहली बात, सूडो फोर्स कब लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन वी आर सिचुएटेड इन एन नॉन व्हेन वी आर सिचुएटेड इन ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जब हम एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में खड़े हैं हम और सामने किसी ब्लॉक को देख रहे हैं। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जानते हो, जो खुद एक्सीलरेट हो रहा है, जैसे कार क्यू एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम थी। तो इसमें पहली बात तो ये सोचना, माइंड में रखना बच्चों है ना, व्हेन वी विल अप्लाई सूडो फोर्स ऑन ए ब्लॉक और ए पार्टिकल, तो इसको लिखेंगे अपन क्या, व्हेन अवर रेफरेंस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, और वी कैन से व्हेन अवर रेफरेंस फ्रेम इज एक्सीलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। डोंट से मूविंग रेफरेंस फ्रेम। मूविंग तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी हो सकता है। अगर ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती तो हमें कोई सूडो फोर्स नहीं लगाना था। बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि नॉन इनर्शियल का मतलब, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब जो चल रहा है वो नॉन इनर्शियल है और जो रेस्ट पे है वो इनर्शियल है। चलने, मूवमेंट करने से, रेस्ट पे होने से कोई मतलब नहीं है बच्चों, मतलब होता है एक्सीलरेशन से। अगर किसी रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन 0 है, whether it is moving or not, it does not matter. If acceleration of a reference frame is 0, then it is inertial reference frame. And if acceleration of non-inertial, if the acceleration of any reference frame is not 0, किसी रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन 0 नहीं है तो फिर वो नॉन इनर्शियल है। तो मैं क्या कह रहा था, पहला क्वेश्चन, सूडो फोर्स कब लगाना है, यानी एफबीडी बनाते टाइम ध्यान रखना है तुम्हें। तो पहली बात, अगर हम अपनी सिचुएशन को या हम अपनी लोकेशन को एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में मानते हैं, अगर हम खुद ऐसी जगह खड़े हुए हैं जो जगह खुद एक्सीलरेट हो रही है, तो सोच लेना तुम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हो। एंड तब mg, नॉर्मल, ओवरऑल जो भी फोर्स है उनको तो लगाओ, साथ में एक फोर्स और लगाना है बच्चों। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई कि कब सूडो फोर्स लगाना है। दूसरा, सूडो फोर्स कितना लगाना है, एफ सूडो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स? सुनो ध्यान से, इसको नोट करना अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सूडो फोर्स कब लगाना है, इसका जवाब मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है कि सूडो फोर्स कितना लगाना है, तो इसका जवाब क्या है, सुनो। सूडो फोर्स इक्वल टू, इधर लिख देता हूं चलो, सूडो फोर्स इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक, जिस ब्लॉक को तुम देख रहे हो, जिस ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हो, उसका तो मास इनटू
acceleration of our reference frame ध्यान से लिख लेना बच्चों इसको। सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? मास ऑफ द ब्लॉक, इसका तो मास आएगा, अपना मास मत लिख देना, जिसको देख रहे हो उसका मास, जिसको देख रहे हैं उसका मास इनटू हमारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन। इस केस में मैं अगर बात करता हूं तो इस पे सूडो फोर्स जो लगेगा वो इसका मास तो कितना है m इनटू तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन a है। ये तुम्हें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको तो लगाओ, प्लस एक सूडो फोर्स और लगाओ। कितना? कि मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ अवर रेफरेंस फ्रेम, ब्लॉक का मास इनटू हमारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि सूडो फोर्स किधर लगाएं। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हेन वी विल अप्लाई सूडो फोर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच द वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स। एंड थर्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो बच्चों सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा याद रखो, हमारा जो रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन जिधर है उसके ठीक अपोजिट लगाना है, जस्ट अपोजिट। ध्यान देना, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ आवर रेफरेंस फ्रेम। हमारे रेफरेंस फ्रेम का जिधर एक्सीलरेशन है उसके ठीक अपोजिट लगाना। जैसे इस केस में तुम्हें यहां पे एक फोर्स और लगाना पड़ेगा इधर, क्योंकि तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम इधर जा रहा है, और इधर फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि एक इमेजिनरी फोर्स है। अब कोई पूछे किसने लगाया तो इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे पूछे mg किसने लगाया तो इसका जवाब है कि अर्थ ने लगाया। नॉर्मल किसने लगाया? कॉन्टैक्ट सरफेस ने लगाया, ग्राउंड ने। ये किसने लगाया सूडो फोर्स? इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इमेजिनरी फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है। लेकिन ऐसा करने से क्या हो गया? ऐसा करने से क्या होगा? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी एनएलएम वैलिड हो जाते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सही हो गई इस फोर्स को लगाने से। कैसे? अब इससे कहो, अब इस पर्सन से कहो कि यार इस ब्लॉक पे F इक्वल टू ma लगाओ, तो बिल्कुल ही लगा सकता है, क्योंकि इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये कहेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो नहीं है, ये कहेगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो नहीं है, जीरो इक्वल टू ma नहीं कहेगा। ये इसको दिखेगा फोर्स, कौन सा फोर्स है बताओ? m, ब्लॉक का तो मास इनटू हमारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन, ये सूडो फोर्स, और इक्वल टू इसका मास इनटू इसको दिखाई देगा ये। तो इक्वलिटी आगे देखो, ये ध्यान से समझे बच्चों। तो इसलिए हम तीन चीजें ध्यान रखेंगे यहाँ पे। सूडो फोर्स कब लगाना है? तो अब मत कहना कि अब तक तो हमने कभी लगाया नहीं, इतने सारे लेक्चर अपने हो गए, क्योंकि अब तक हमने ब्लॉक की जो मोशन थी वो अपन ने कहां से देखी थी? ग्राउंड से। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, किसी भी ब्लॉक की मोशन को ग्राउंड से देखना रिलेटिवली टफ होता है। तो हम अपना रेफरेंस फ्रेम चेंज करके उसको मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, और अगर हम ऐसे एक एक्सीलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में जाके चढ़ गए तो फिर वहां पे हमें सूडो फोर्स लगाना है। तो इसलिए तीन चीजें ध्यान रखना। ओके, सूडो फोर्स कब लगाओगे बताओ? व्हेन वी आर इन ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। व्हेन वी आर इन ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, देन वी विल एक्सर्ट ए सूडो फोर्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स? बच्चों सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो सीधा सा आंसर है कि मास ऑफ द ब्लॉक इनटू अवर रेफरेंस फ्रेम एक्सीलरेशन। उस ब्लॉक का मास इनटू हमारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन। ओके, और किधर लगाना है? डायरेक्शन बताओ। तो हमारे रेफरेंस फ्रेम के एक्सीलरेशन के ठीक अपोजिट, एकदम उल्टी डायरेक्शन में लगाना होता है। उसके बाद फिर आसानी से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी वैलिड हो जाते हैं। कहां पे? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। तो ये पूरी सूडो फोर्स की कहानी थी। लेकिन अब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसी क्वेश्चन को देखना हम ग्राउंड से करेंगे, और उसी क्वेश्चन को हम एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, दो मेथड से करेंगे अपन। देखना आंसर सेम आएगा। कैसे? लेट अस सी।
लेट मी स्टार्ट विद द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन शुरू करते हैं। देखिए, तो ध्यान दें जरा। लेट मी स्टार्ट विद द सम एग्जांपल्स। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं जिसको तुम बिना सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। एक लिफ्ट है ये, और लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है। 5 kg का ब्लॉक है बच्चों, और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, ऊपर की तरफ जो लिफ्ट है वो एक्सीलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो फाइंड द, क्वेश्चन मेरा क्या था, फाइंड नॉर्मल फोर्स। देखो, इसको बिना सूडो फोर्स से भी कर सकते हैं। अभी नहीं कि सूडो फोर्स पढ़ लिया तो हर क्वेश्चन में सूडो फोर्स लगाए जा रहे हो ना। फाइंड द नॉर्मल फोर्स exerted by lift on block। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू किया मैंने कि लिफ्ट ने ब्लॉक पे कितना नॉर्मल फोर्स लगाया। ये शुरू में हमने किए भी हैं क्वेश्चन, जब मैंने नॉर्मल फोर्स पढ़ाया था तो उस टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि बताओ इस ब्लॉक पे लिफ्ट ने कितना नॉर्मल फोर्स लगाया है। ओके, इस ब्लॉक पे लिफ्ट ने कितना नॉर्मल फोर्स लगाया हम, चलो इसका मेथड 1 अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा अब तक मैं करता आया हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम बात करें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा जरा देखते हैं। तो सोचो, अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, पहले मोशन को ऑब्जर्व करो कि जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, जो आदमी जमीन पे खड़ा हुआ है, उसको क्या दिखाई देगा पहले वो देखो। इससे पूछोगे कि क्या हो रहा है तो ये कहेगा यार भाई सामने से जैसे लिफ्ट जा रही है, इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नहीं, बताओ। इसके सामने से लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ही विल सी कि ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स, यस, विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पूछोगे तो ये कहेगा ब्लॉक, इससे पूछो क्या हो रहा है तो ये कहेगा ब्लॉक जो है, ब्लॉक ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रहा है, ये कहेगा। ये इसको दिखाई देगा कि ब्लॉक एक्सीलरेट हो रहा है, बिल्कुल दिखाई देगा। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं ग्राउंड के रेटिव, अब देखो ध्यान से देखना, ये आदमी कौन से रेफरेंस फ्रेम में, जरा देखो ये पर्सन कौन से रेफरेंस फ्रेम में है। भाई जो मोशन को देख रहा है वो कहां पे है, वो ग्राउंड पे है। और ये अगर ग्राउंड पे है तो इसका जो रेफरेंस फ्रेम है वो कैसा है, इनर्शियल है। तो ग्राउंड रेस्ट पे मानते अपन, अब तक क्वेश्चन ऐसे किए थे सारे। तो इसके लिए जो ब्लॉक है, यानी ये पर्सन पहले तो खुद कहां खड़ा हुआ है, देखो ये पर्सन खुद एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे है। सो डोंट थिंक अबाउट द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में खड़े हुए। ऐसा नहीं कि सूडो फोर्स पढ़ लिया तो कहीं भी खड़े होकर सूडो फोर्स लगाए जा रहे हो। तो अब इसका मैं एफबीडी बनाऊं तो नीचे इस पे लगेगा mg जो कि 50 है, मास इंटू जी, और ऊपर इस पे लगेगा नॉर्मल। दो ही फोर्स लगेंगे, कोई सूडो फोर्स मत लगाना, क्योंकि अभी तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। और अब इस पे इक्वेशन जैसा अपन अब तक करते हुए आए हैं वैसे ही करेंगे। तो अब ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, इसलिए इस पे F इक्वल टू ma लगाओ। तो व्हाट विल बी माय इक्वेशन, तो n माइनस 50 इक्वल टू ma, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर n है नीचे 50, तो ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया, n माइनस 50 इक्वल टू इसका मास हो गया 5 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 2। क्लियर। तो n माइनस 50 इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 10। तो यहां से यू विल सी कि n शुड बी इक्वल टू 50 प्लस 10
तो कितना आ जाएगा, तो 60 न्यूटन। कितना होगा ये, 60 न्यूटन होगा। चलो ये हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आंसर निकाल लिया कि अगर ये ग्राउंड से देखेगा तो उसको नॉर्मल 60 आएगा नजर। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं रेफरेंस फ्रेम चेंज करके करूं, देखना, अगर मैं खुद लिफ्ट में जाके खड़ा हो जाऊं, सोचो अगर मैं खुद लिफ्ट में जाके खड़ा होऊंगा तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो टेक्निक बदल जाएगी, देखना, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो वही रहेगा। नॉर्मल फोर्स हुआ, टेंशन फोर्स हुआ, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सभी रेफरेंस फ्रेम में सेम होते हैं। तो नॉर्मल जो फोर्स है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यही कैलकुलेशन में दूसरी तरह से भी कर सकता था। कैसे, सुनो। अब मैं मान लो इस क्वेश्चन को करूं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ध्यान देना। दूसरा मेथड हम देखें, ध्यान से समझना, नंबर 2, मेथड 2 देख रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेथड 2 में हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के रिलेटिव देखें एक बार। तो लिफ्ट के रिलेटिव जब देखोगे तो मैं लिफ्ट में जाके यहां खड़ा हो गया ऐसे। अब जरा सोचो तुम कहां खड़े हो, वेयर आर यू। यू विल सी कि यू आर इन ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तुम लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, देखो लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है। तो इस बार तुम्हारा जो रेफरेंस फ्रेम है बच्चों, इस बार हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो कैसा है, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो अब अगर मैं लिफ्ट में खड़ा होकर इसका एफबीडी बनाऊं, ध्यान से सोचना, ये 5 kg का ब्लॉक है। अगर लिफ्ट में खड़ा होकर के हम इसका एफबीडी बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इस पे नीचे जो फोर्स है वो होगा mg50, ऊपर नॉर्मल एन, जो रियल फोर्स है वे तो लगा लो पहले, नॉर्मल भी लग रहा है mgb प्लस। अब थोड़ा ध्यान से क्या कि अब हमें क्या करना है, ध्यान देना कि नाउ दिस टाइम वी विल सी कि हमें एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इस बार हमें एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि हम ब्लॉक की मोशन को एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं। ब्लॉक की जो मोशन है उसको एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, तो शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। शूडो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो ब्लॉक का तो मास मैंने बताया था, ब्लॉक का मास इनटू हमारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन। देखो सब ध्यान से, ब्लॉक का मास 5 है, तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन 2 है, तो शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा 5 × 2, कितना हो गया 10 न्यूटन का शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और किधर लगाना पड़ेगा बोलो, इस ब्लॉक पे शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन का। किधर, हमारे रेफरेंस फ्रेम का जो एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा रेफरेंस फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, तो हमें शूडो फोर्स नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन। अब ठीक है, यहां तक करने के बाद अब जरा सोचो कि इस पर्सन को जो लिफ्ट में खड़ा होकर दिख रहा है, अब कई बच्चे यहां तक करने के बाद भी गलती कर देते हैं कि अब इस पे F = ma लगा दो। अब F = ma लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पहले सोचो, जरूरत होगी तो हम लगाएंगे। पहले इस पर्सन से पूछो कि ब्लॉक किधर जा रहा है, इससे पूछना, ये खुद लिफ्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में इसको ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या दिखाई देगा, सोचो, क्योंकि बात ये कर रहा है। इससे पूछो कि यार इस पे F = ma लगा, तो ये क्या कहेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है, क्योंकि ये खुद लिफ्ट में खड़ा हुआ। देखो, तो जितना एक्सीलरेशन पर्सन का है उतना ही ब्लॉक का है। तो इस रिलेटिव मोशन में तुमने पढ़ा होगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, सोचना, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है, तो 0 है। ये पर्सन कहेगा कि ब्लॉक तो रेस्ट पे है, ये पर्सन कहेगा ब्लॉक रेस्ट पे है। इज इट क्लियर? इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, क्योंकि ये खुद लिफ्ट में, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे, और रेस्ट पे अगर है तो ये क्या इक्वेशन कहेगा बताओ, ये फोर्स बैलेंस कराएगा। इतना करने के बाद F = ma मत लगाना, क्योंकि इसको ये रेस्ट पे दिखाई दे रहा है,
तो ये पर्सन कहेगा कि ठीक है ये तो रेस्ट पे है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो ये फोर्स बैलेंस करेगा। और जो ग्राउंड से देख रहा था वो फोर्स बैलेंस नहीं करेगा, उसको F इक्वल टू एम लगाना पड़ेगा, जो पिछली बार किया मैंने मेथड 1 में। मेथड 1 यानी जो आदमी ग्राउंड पे है उसको तो ये ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और जो आदमी लिफ्ट में है उसको ये रेस्ट पे दिखाई देगा। तो हर कोई अपने अपने तरह से इक्वेशन लगाएगा, आंसर वही आना है। इसलिए ये तो फोर्स बैलेंस कर देगा कि N इक्वल टू 50 प्लस 10, ये कह देगा ब्लॉक चल ही नहीं रहा, इसलिए फोर्स बैलेंस होंगे। लेकिन आंसर फिर भी वही आएगा कि N इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 60 न्यूटन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सूडो फोर्स लगाने के बाद और फिर अब इस पे F इक्वल टू एम लगा दो, क्योंकि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये सीधा सीधा फोर्स बैलेंस करेगा। तो बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल था। तो इस क्वेश्चन को हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी किया और इस क्वेश्चन को हमने विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट भी किया, आंसर वही आएगा। तो इसलिए कई बार रेफरेंस फ्रेम बदलने से कुछ जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को ग्राउंड से ही करें अपन, क्योंकि कई बार ग्राउंड से मोशन देखना काफी टफ पड़ जाता है। तो फिर अपना रेफरेंस फ्रेम हम चेंज करके उसी ब्लॉक के आसपास खड़े हो जाते हैं और फिर उसकी मोशन को देखना बड़ा आसान रहता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सूडो फोर्स। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। एक क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें कराया था एक बार, नीट में आया था बच्चों, 2018 के नीट में आया था। ये अपने सिंपल ग्राउंड से खड़े होकर किया था। क्वेश्चन अगर तुम्हें याद हो कि एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है ये, जो कि फिक्स नहीं है, चल सकता है, ये एंगल थीटा था, और इसका कैपिटल एम मास मान लूं मैं ट्रायंगुलर वेज का, और इसका जो मास है वो स्मॉल एम है। दो ब्लॉक है, बोथ द ब्लॉक कैन मूव, ये फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, दोनों ब्लॉक मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि इन दोनों को इधर कितने एक्सीलरेशन से चलाएं अपन, दोनों का एक्सीलरेशन कितना हो कि दोनों साथ साथ मूव करें, स्लिपिंग ना हो। यानी कहने का मतलब अगर इसका एक्सीलरेशन ए है, इसका भी एक्सीलरेशन ए होना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए सो दैट बोथ ब्लॉक, अब इसको कैसे भी बोल लीजिए, बोथ ब्लॉक कैन मूव टुगेदर। ओके, या देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ट्रायंगुलर ब्लॉक एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इनके बीच में कोई स्लिपिंग ना हो। या ये कह लीजिए द स्मॉल ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर ब्लॉक, बड़े ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। और आंसर भी शायद तुम्हें याद होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि दो ब्लॉक के कांटेक्ट में रहे, स्क्रीन का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, दैट शुड बी जी tan थीटा। मैंने इसको यूज भी लिया है पहले क्वेश्चंस में, आंसर ये मैंने निकाल के भी बताया था। लेकिन ये बच्चों हमने किया था ये क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसी क्वेश्चन को हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करते हैं। देखो ध्यान देना, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो कि अगर ट्रायंगुलर ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, अगर ट्रायंगुलर ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो भी ए एक्सीलरेशन से आगे मूव करेगा। अगर ट्रायंगुलर ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी ए एक्सीलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर? अब ए की वैल्यू कैसे निकालें, इसका एक काम करते हैं अपन। तो क्यों न मैं इसी इंक्लाइंड प्लेन पे जाके खड़ा हो जाता हूं। देखो जैसे तुम इस इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े होगे, सोचना तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम ये इंक्लाइंड प्लेन है जो कि खुद ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। हमारा रेफरेंस फ्रेम मैंने क्या बना लिया, ये इंक्लाइंड प्लेन बना लिया जो कि खुद ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो अब अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन से खड़े होकर ब्लॉक को देखता हूं तो मुझे ये ब्लॉक क्या नजर आएगा बताओ, रेस्ट पे नजर आएगा कि नहीं आएगा बताओ।
क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम था, ये भी ए से जा रहा है और ये भी ए से जा रहा है। अब तुम अगर यहां खड़े हो गए, वही लिफ्ट वाला केस है, जितने से लिफ्ट जा रही है वहीं जाके तुम खड़े हो जाओगे तो तुम्हें ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही इसका एक्सीलरेशन ए था, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी ए था। अगर मैं यहां जाके खड़ा हो गया तो मुझे ये ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा। तो अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, ब्लॉक का ध्यान देना, इस ब्लॉक का अपन एफबीडी बना देंगे, समझना। और मेरे लिए ये ब्लॉक रेस्ट पे है, यानी इससे कोई पूछेगा कि भाई ब्लॉक का मोशन क्या है, जो खुद इंक्लाइन प्लेन पे खड़ा हुआ है ये आदमी, इससे पूछेगा ब्लॉक की मोशन बताओ, तो क्या कहेगा, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये बोलेगा ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब कैसे रेस्ट पे, उसको ये कैसे जस्टिफाई करेगा, देखिए ये एफबीडी बना रहा है, कहां पे खड़ा होकर, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में खड़ा होकर एफबीडी बना रहा है। कौन कौन से फोर्स लगेंगे जरा देखो, नीचे एमजी लगेगा जिसके कंपोनेंट हम जानते ही हैं, कई बार कर चुके हैं। इधर कंपोनेंट आएगा एक mg sin थीटा, इधर यू हैव डन सो मेनी टाइम्स mg cos थीटा, और इधर लगेगा नॉर्मल n। ये तीन फोर्स तो मतलब दो फोर्स थे, mg का कंपोनेंट कर दिया अपन ने, फोर्स तो दो ही थे, mg और नॉर्मल, और प्लस अब भूलना मत तुम कहां खड़े हो, यू आर इन ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो एक फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा जबरदस्ती से, कौन सा, शूडो फोर्स बच्चों, एक फोर्स और लगेगा। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहोगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये इसका एफबीडी कंप्लीट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एफबीडी कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कहूं, ट्रायंगुलर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, तो ट्रायंगुलर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में यू विल सी यू हैव टू एक्सर्ट वन मोर फोर्स। सूडो फोर्स कितना होता है कि ब्लॉक का मास, जिस ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हो उसका मास इनटू हमारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन। तो ब्लॉक का मास स्मॉल m है और हमारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन a है, देखो तो a में लगाना पड़ेगा, और किधर लगाना पड़ेगा, हमारे रेफरेंस फ्रेम की एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम इधर मूव कर रहा है तो तुम्हें शूडो फोर्स इधर कहीं लगाना पड़ेगा, देखो, क्योंकि तुम्हारा एक्सीलरेशन इधर है तो शूडो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। तो अब इसके अपन कंपोनेंट करें शूडो फोर्स के, क्योंकि अपने सारे कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन किए हैं। इज दैट क्लियर? इसके अपन कंपोनेंट करते हैं। तो बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या हुआ, तो थीटा हुआ। देखो तो एम ए के मैं कंपोनेंट करूं तो एम ए का जो इधर कंपोनेंट है वो आएगा एम ए कॉस थीटा, ध्यान से देखना, और जो इधर कंपोनेंट आएगा इधर वो आएगा एम ए साइन थीटा। ठीक है, तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में खड़े होने पे हमें शूडो फोर्स और लगाना पड़ गया एम ए, जिसके भी मैंने चलो टुकड़े कर दिए इस तरह से। और अब इसको दिखाई देगा कि ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। इस ट्रायंगुलर वेज पे खड़े हुए आदमी को दिखाई देगा कि ब्लॉक रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे कैसे है, तो यहां दो इक्वेशन बन सकती है, अलोंग द इंक्लाइन फोर्स बैलेंस करो और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन फोर्स बैलेंस करो। तो इजीली आई कैन से दैट एम ए कॉस थीटा, ध्यान से देखो, एम ए कॉस थीटा इट शुड बैलेंस एम जी साइन थीटा। एम ए कोस थीटा शुड बैलेंस एम जी साइन थीटा। तो यहां से आएगा ए इक्वल टू, एम से तो एम कैंसिल हो गया, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। कोस थीटा को नीचे लेके जाओ तो एक्सीलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू यू हैव जी और साइन बाई कोस को आई विल राइट टेन थीटा। ये हमारा आंसर पहले भी आ चुका था, लेकिन पहले हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अब यही क्वेश्चन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉकों के बीच का नॉर्मल बताओ, तो नॉर्मल यहां से निकाल सकते हैं। नॉर्मल जो होगा
n इक्वल टू, इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक हर तरह से इक्विलिब्रियम में है, ये ब्लॉक चलता हुआ नजर ही नहीं आएगा इसको, ना अलोंग द प्लेन, ना ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ही विल से दैट n इक्वल टू दैट इज mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, और तुम्हारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, तो अगर यहां पुट करता हूं तो n इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m, a की वैल्यू लिख दें g tan थीटा, a की वैल्यू तुमने निकाल ली g tan थीटा, तो g और tan को भी लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा और इनटू sin थीटा, ठीक है। तो इफ आई सॉल्व दिस, अगर इसको हम सॉल्व करें, ध्यान देना, तो आई हैव n इक्वल टू, एलसीएम आएगा इसका cos थीटा, क्योंकि mg cos थीटा अपॉन 1, तो एलसीएम आएगा cos थीटा, तो इधर रह जाएगा mg cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये cos थीटा ही है अपने एलसीएम में, तो ऊपर रह जाएगा mg sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो नॉर्मल जो होगा इक्वल टू mg कॉमन आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और जो ब्रैकेट का क्वांटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये कितना अपना 1, तो जो नॉर्मल होगा दैट विल बी mg डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो यहां इन दोनों के बीच जो नॉर्मल लगेगा है ना, इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच जो नॉर्मल होगा दैट विल बी mg डिवाइडेड बाई cos थीटा होता है। आई बात समझ में? तो बच्चों इस तरह से आज मैंने केवल एक थोड़ा सा थीम दिया है तुम्हें कि शूडो फोर्स हम कैसे लगाते हैं। 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना है ना, शूडो फोर्स कब लगाना है। अब ये नहीं कि शूडो फोर्स सीख गए तो हर क्वेश्चन में शूडो फोर्स लगाओगे। अगर तुम किसी भी पार्टिकल या किसी भी ब्लॉक की मोशन को ऐसी जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो जो खुद एक एक्सिलरेटिंग है, तब हमें शूडो फोर्स लगाना पड़ता है। इन व्हेन आवर रेफरेंस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल देन वी एक्सर्ट शूडो फोर्स। दूसरा, शूडो फोर्स कितना लगाना है, मान लो जरूरत पड़ेगी लगाने की तो कितना लगाना है, नहीं लगाना फिर तो जीरो। लेकिन अगर हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में तो शूडो फोर्स लगाना है कितना, कि जिस ब्लॉक को तुम देख रहे हो उसका मास इनटू हमारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ अवर रेफरेंस फ्रेम। और किधर लगाना है, हमारे रेफरेंस फ्रेम के एक्सीलरेशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। ऐसा करने से फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी वैलिड हो जाते हैं। उसके बाद आसानी से तुम NLM F इक्वल टू MA जो भी फोर्स बैलेंस करना वो कर सकते हो। लेकिन शूडो फोर्स लगाने के बाद, अगर शूडो फोर्स नहीं लगाओगे तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गड़बड़ हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज ये केवल छोटा सा एक थीम था कैसे, तो कल इसके थोड़े से क्वेश्चंस और कराऊंगा। बाकी ये चैप्टर अपना बिल्कुल फिनिशिंग की तरफ है बच्चों, तो कुछ DPP में और डालूंगा तुम्हें, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, गुड बाय।